बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम मौसमियाती तब्दीलियों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क की अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो मौसमियाती तब्दीली के जो नताइज या असरात सामने आ रहे हैं उनको जानना, उनके हवाले से बात करना और उस पर हुकूमती लाएमल क्या है इस पर गौर करना ज़रूरी है। जहाँ हुकूमती लाएमल की बात हो रही है, हुकूमती पॉलिसीज़ की बात हो रही है, इस वक्त अगर हम सैलाबी सूरत हाल से निमटने की बात करें तो एक्शन क्या लिया जा रहा है, क्या पॉलिसी मेकिंग है, इसमें एनडीएमए का क्या किरदार है, या फिर ओवरऑल हुकूमती पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें अहम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। मुल्क की सूरत हाल अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें तो मानसून सीज़न की लपेट में है इस वक्त, और बारिशों ने मुख्तलिफ मुल्क के सूबों की बात करें या अजला की बात करें तो तबाही मचा दी है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त ज़ेर आब हैं, सैलाबी सूरत हाल हैं। वहाँ किस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं या फिर हुकूमती पॉलिसीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा रही हैं, इसको ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ओवरऑल जब हम सिचुएशन का जिक्र करते हैं या फिर जब अलर्ट दिए जाते हैं, अगर रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी या फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, अलर्ट्स जारी किए गए थे, मुख्तलिफ अनाउंसमेंट की गई थी, मीडिया का इस्तेमाल किया गया, तो फिर बर वक्त पॉलिसीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की गई, उसके पीछे क्या हर्डल्स हैं, क्यों अभी तक लोग मुश्किलात से दो चार हैं, उन मुश्किलात में फंसे हुए हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इससे निकलने के लिए क्या लाएमल तय करेंगे या फिर हुकूमती पॉलिसीज़ इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं। ओवरऑल इस चीज़ का भी हम ज़रूर जायज़ा लेंगे। जहाँ हम पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने की बात करें, वहीं ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त ग्लोबली इशू है, ग्लोबल इशूज से निमटने के लिए WHO क्या किरदार अदा कर रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड क्या किरदार अदा कर रही है और इंसानी सेहत इससे किस हद तक मुतासिर हो सकती है, यकीनन ये जानना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के मज़ीद क्या असरात हैं, इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, हमें इससे निमटने के लिए कितनी कोशिशें करनी है, हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, अवेयरनेस का इसमें क्या किरदार है, क्योंकि जब तक आगाही नहीं होगी, जब तक शऊर उजागर नहीं होगा, चाहे हम मौसमियाती तब्दीलियों को डिस्कस करें या फिर सैलाबी सूरत हाल को डिस्कस करें, जब ये इश्यूज़ अवेयरनेस के पर्पस में हम नहीं डिस्कस करेंगे तब तक हमें इसके नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। कुछ अपने प्रोग्राम में हम ये भी जिक्र करेंगे जहां बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल का हम तस्करा करेंगे, अपने मेहमानों से ओपिनियंस देंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना है, कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद ओवरऑल जायज़ा लेने की कोशिश भी करेंगे। मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान जिस तरह से मानसून की लपेट में है, सैलाबी सूरत हाल का सामना है, यूँ बताया जा रहा है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। जाफराबाद, कल्लात, मस्तोंग, नोशकी, पशीन और चमन में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कों पर सैलाब के मंजर हैं और बारिश का पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। यकीनन ये बहुत टफ सूरत हाल है। अगर घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है और फिर अगर आप अस्पतालों का रुख करते हैं, कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल है, तो फिर इससे निमटने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, लोगों की जानिब से, या फिर जितने भी अगर हम बात करते हैं कि जितने क्लैमिटीज़ होती हैं वो हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इसमें क्या किरदार है, एनडीए में अगर अलर्ट्स जारी किए थे तो फिर उन पर कितना काम किया गया है, उनकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, उस पर भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। सिंध की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ सबसे पहले हम बलूचिस्तान से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू करने से पहले उनका तारुफ ज़रूरी है और फिर उनकी जानिब सवालात रेस करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है, फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब हैं और सज्जाद तरीन साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब्दुल गनी काकड़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए सर, ओवरऑल इस वक्त जो बलूचिस्तान की सैलाबी सूरत हाल है उससे आगाह कीजिएगा। यूँ बताया जा रहा है दर्जनों अफराद जाम बहक भी हुए हैं, अभी बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, घरों में सैलाबी पानी जो है वो जा रहा है, अस्पतालों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, तो फिर ऐसे में क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, आगाह कीजिएगा। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में ये जो हालिया मानसून बारिशें हैं, सुबह की 5 डिवीज़न्स ऐसी हैं जहाँ पे इन बारिशों की वजह से ज़्यादा नुकसानात की इतलात सामने आई हैं। ख़ासकर नसीराबाद डिवीज़न है, मकरान डिवीज़न है, इसी तरह फिर कल्लात डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ ये बारिशें जो हैं
हुई हैं और इस वक्त भी वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। यहाँ के मौसमियाती मरकज़ ने ये बताया है कि आइंदा 48 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में ये जो बारिशें हैं ये जारी रहने का इम्कान है। इन बारिशों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जो कच्ची आबादी है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो देहात हैं सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और इसी तरह फिर जो मुख्तलिफ राब्ता सड़कें हैं बलूचिस्तान की, इन इलाकों में उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। तो फिर मुसाफिरों की मुश्किलात के हवाले से भी ज़रूर जिक्र कीजिएगा इस बात का भी। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो चमन पैसेंजर है, जो कि कोयटा चमन की जो रेलवे लाइन है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। फिर इसी तरह कोयटा तफ्तान जो रेलवे लाइन है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है मुख्तलिफ मकामात पर, जिनकी मुरम्मत के लिए रेलवे की जो मुतलका टीमें हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जिन इलाकों में इस वक्त सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं वहाँ की जो सूरत हाल है जब तक वो बेहतर नहीं होगी ये काम जो है मुकम्मल नहीं किया जा सकता। इसलिए आप यूँ समझिए कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में ये रेलवे लाइनें मुतासिर हुई हैं वहाँ पर जो रेल सर्विस है वो इस वक्त मअतल है। इसी तरह जिस तरह मुख्तलिफ दीगर इलाकों में नुकसान हुए हैं, यहाँ पे जो तफ्तान के करीब मुख्तलिफ देहात हैं, कच्चे देहात, वहाँ पे ये इतलात हमें मौसूल हुई हैं कि बहुत ज़्यादा कच्ची जो आबादी है वो ऐसी है कि वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से मकानात मुनहदिम हुए हैं। और इन मकानात के जो मुनहदिम होने की वजह से मुख्तलिफ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनको वहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ तो फराहम की जा रही है, लेकिन इनको उस वक्त वहाँ पे टेम्प्रेरी जो शेल्टर्स हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है, क्योंकि मुतबादिल जो ज़राए हैं वो इस वक्त वहाँ पे दस्तियाब नहीं हैं। और बलूचिस्तान हुकूमत इस ज़मीन में इकदाम तो कर रही है, लेकिन ये जो गैर मुतवक्के बारिशें हैं और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिस तरह बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस बार मानसून की ये जो बारिशें हैं गैर मुतवक्के तौर पर कई ऐसे इलाकों में भी हुई हैं जहाँ पे इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा था इस तरह की बारिशों का। लेकिन ये जो नया स्पेल दाखिल हुआ है 15 अगस्त को, इसकी वजह से यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सुबह के नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से हम रेलवे निज़ाम की बात कर रहे थे अब्दुल गनी काकर, आपने भी तफसीलात शेयर की, पाक ईरान रेलवे राब्ता भी मुनक़ता होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो ऐसे में ज़ायरीन को किस मुश्किलात का सामना है उसका भी ज़रूर तज़किरा कीजिए। देखें, ज़ायरीन जो मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं वो जब वापस आते हैं तो उनके लिए तो जो रूट है वो रोड है कोयटा तफ्तान जो शाहरा है वो अक्सर उससे होकर आते हैं। और ये जो शाहरा है इस पर कुछ दिनों पहले तक तो ये जो एहतजाज की वजह से ये शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद थी, लेकिन अब चूँकि वहाँ पर ये शाहरा खोल दी गई है, लेकिन जो ट्रैफिक की रवानी है वो आर्जी तौर पर कुछ घंटों तक मुअत्तल हो गई थी, कल नहीं परसों। लेकिन इसके बाद वहाँ पर सूरत जो है वो अभी बहाल हो चुकी है, ट्रैफिक की रवानी बहाल है और ट्रैफिक की रवानी तो बहाल हो गई है। लेकिन ऐसी भी इत्तलात मौसूल हो रही थी कि पैदल मुसाफिर करने वाले मुसाफिरों के लिए जो पुल है, जो राब्ता पुल है, उसके टूटने की भी इत्तलात हैं। क्या वहां का भी कोई अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है? जी, ये ऐसा है कि खैसार एक पुल है जो कि नोशकी और सिब्बी के दरमियान है। इस पुल के बारे में ये इतला थी कि वो यकीनन टूट चुका है। फिर इसी तरह जो आर्जी तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो राब्ता सड़कें थी, जो वहाँ पे जहाँ पे PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था, वहाँ पे हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए गए, लेकिन वो इकदाम आर्जी थे। इसीलिए जो ही ये बारिशें दोबारा हुई हैं तो उन पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसीलिए वहाँ पे ये सूरत हाल जो है इस वक्त भी बहुत ख़राब है और लोगों की जो वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी है वो शदीद। यानी अब्दुल गनी काकर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो नया स्पेल अभी शुरू हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये बताया गया था कि 15 अगस्त को ये जो नया स्पेल है ये सिर्फ 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। और अब तो ये बताया गया है कि मज़ीद 48 घंटों तक ये जारी रहने का इम्कान है। और इस बार सूरत हाल इसलिए भी कुछ गैर मुतवक्किल तौर पर सामने आए हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो हुकूमती इकदाम थे वो चूँकि पहले से ही अंडर प्रोसेस थे, मुकम्मल नहीं हुए थे, इसीलिए बीच में ये जब दोबारा बारिशें हुई हैं तो वो जो आर्जी तौर पर मुख्तलिफ पुल बनाए गए थे या जो लैंड स्लाइडिंग
फ्लडिंग की वजह से कुछ इलाके जो जिनका मुल्क के दीगर इलाकों से रब्ता आर्जी तौर पर बहाल हो गया था, वहाँ पे ये सूरत हाल जो है दोबारा इसलिए गंभीर ठीक है, शक्ल इस इख्तियार सूरत करती हाल है का भी क्योंकि सामना करें और जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। फरूक नवाज भट्टी साहब, सर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। अभी जिस तरह से अब्दुल गनी काकर हमारे साथ तफसीलात शेयर कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार जो गैर यकीनी की सूरत हाल, या फिर यूँ कहा जाए कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, सब कुछ अब हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हुकूमती इक़दामात अंडर प्रोसेस थे, वो कंप्लीट नहीं हुए थे। तो क्या पहले से ये चीज़ें डिसाइडेड नहीं थी कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, या निमटने के लिए हमें जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने हैं? देखिए, ये बहुत पहले जो है ये बता दिया गया था और इस हवाले से कहा गया था कि इस दफ़ा बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। और मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि हर दफ़ा कहा जाता है कि जी ये गैर मुतवक्के, भाई कोई गैर मुतवक्के नहीं है, ये मुतवक्के थी। जब आप देखें कि पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज के बाद जो है पाकिस्तान उन मुतासर होने वाले ममालिक में जो है वो बड़े ममालिक जिनका नाम जो है वो रेड लाइन जैसे आप कहें उसमें आता है, उसमें पाकिस्तान जो है वो आ रहा है। तो इस पे हम हर साल इंतज़ार में रहते हैं कि कब आफत आएगी और हम उसके बाद जो है वो आगे काम करेंगे। अंडर प्रोसेस क्यों था, ये पहले से ही मुकम्मल कर लेना चाहिए था। ये हर दफ़ा होता है कि इससे कबल जो सैलाबी सूरत हाल का सामना बलूचिस्तान में करना पड़ा, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से जो है वो जहाँ भाग हो गए। और अभी जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, जहाँ पहले ही गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह जो है वो काकड़ साहब बता रहे हैं वहाँ की रिपोर्टिंग के हवाले से कि जी वहाँ जो कच्ची आबादी है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है, कच्चे मकान बह गए हैं। एक बंदा जो पहले ही बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रहा हो, वहाँ पे जो है वो सैलाबी सूरत हाल में उसका सब कुछ जो है वो बह जाए, तो वो तो बेचारा बिल्कुल जो है, जिसे वो कहते हैं कि जो उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी चली गई, वो तो आ गया ज़मीन के ऊपर। ऐसा ही है। तो इस पर होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये खाली बलूचिस्तान हुकूमत का जो है वो नहीं बनता, इसमें अपना वफाकी हुकूमत भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया। मैं सजातीन साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। सजातीन साहब, अभी जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को हम हाईलाइट करें, एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल, दूसरी ये बात कि कुछ ऐसी हुकूमती इक़दाम से लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, हालांकि ऐसा नहीं था, अलर्ट्स जारी किए गए थे, ओवरऑल मौसमियाती तब्दीली या फिर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से खबरें भी बहुत सारी गर्दिश कर थी, लेकिन फिर एट दी एंड हुकूमती पॉलिसीज़ नाकाम नज़र आ रही हैं, लोगों की महरूमी में इजाफा हो रहा है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ हुमा कि अब हुकूमती पॉलिसियों पर रोने की ज़रूरत नहीं है कि हम रोएं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, सैलाब आ रहा था, उसका फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमें सीखना चाहिए कि दुनिया के और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्हें हमारे वाले हालात दरपेश थे, और जिस तरह पानी हमारे यहाँ आता है, बारिशें तेज़ आती हैं, इसी तरह का आते थे, उन्होंने क्या किया है, हमें वो करना चाहिए। हमें पानी को महफूज बनाने के लिए डैम बनाने चाहिए, हमें दरियाओं के रास्ते जो हैं वो बंद नहीं करने चाहिए, हमें जो शहरों में जो पानी आ जाता है और जनाब शहर भर जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चले जाता है, सारी सारी ज़िंदगी के लोगों ने मतलब लगा के घर बनाए हुए होते हैं, उसमें वो सारा सामान पड़ा होता है, उनकी बेटियों के जहेज़ पड़े होते हैं, ये इस किस्म की स्टोरियाँ भी आनी शुरू हो जाएगी, हर साल आती हैं। तो ये इन स्टोरियों पे रोना या ये कहना कि हुकूमती इक़दाम, मैं समझता हूँ कि हुकूमत हर साल इसी किस्म की कहानियाँ सुनाती है। पिछले साल के मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लें, सैलाब पर यही बातें हुई होंगी। हमें ये इस सूरत हाल से निकलना कैसे है, इस तरफ देखना चाहिए। ये जो पानी आता है इससे हमने ज़ख़ीरा कैसे करना है, हमने डैम कैसे बनाने हैं, और मौजूद हैं तो फिर हमें बड़े इक़दाम करने चाहिए। कौन से बड़े इक़दाम किए जा सकते हैं, सजातीन साहब से ही जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है सैलाबी सूरत हाल और इसके लिए हुकूमती पॉलिसीज़ और हुकूमती लाए अमल को हम डिस्कस करते ब्रेक पे जाने से पहले, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सजातीन साहब, सर हमने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे जिन बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत पर आप जोर दे रहे हैं, सर वो बड़े इक़दाम हैं कौन से? अच्छा, एक तो मैं ये बताऊं कि अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो ब्रेक के दौरान मुझे मैसेज किया है महकमा मौसमियात वालों ने, तो उनके एक बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने मई में हुकूमत पाकिस्तान को ये बता दिया था कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सैलाब आने हैं, और इक़दाम करने जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है।
देखिए, बड़े इकदामात में सबसे पहले जो है हमें डैम बनाने चाहिए। हमारे डैम यहाँ बहुत मुतनाज़ हैं। कालाबाग डैम को मुतनाज़ा कर दिया गया, मेरे ख्याल वो तो बंद ही कर दिया, मंसूबा ख़त्म हो गया। बाकी जो बनाने थे वो बाबा रहमता साहब थे, वो कहते जी मैं खुद चारपाई बिछा के रिटायर हो जाऊँगा और वो कर लूँगा। अब वो मुल्क ही छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है जी, वो डैम उसी तरह पड़े गए। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, पहले तो डैम बनाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो महफूज बना सर सकें। आम आदमी तो ये भी सोचता है कि क्या इतनी बड़ी हर्डल है, जब पैसे भी जमा हो गए और लोग कहते हैं कि काम भी शुरू होने वाला था, फिर क्या रुकावट आ गई? नेशनल और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने मफादात हैं ना, वो उन मफादात हैं, चीज़ों को मुतनाज़ा बनाती हैं। जैसे काला बाग को बनाया है, हालांकि काला बाग जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था वो पाकिस्तान के लिए, और मैं बड़ी उसकी हमायत करता रहा हूँ काला बाग की, लेकिन सियासी लोगों ने उसको आगे नहीं चलने दिया, नहीं बनने दिया, और मनसूबा मेरे ख्याल इन्होंने अब ख़त्म ही कर दिया है। इसी तरह और जो डैम हैं, जो धासू है, जो बाकी डैम हैं, उन पर ज़्यादा तेज़ी से काम होना चाहिए। छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए, ज़रूरी नहीं है बड़े बनाने जाए। हम चाइना में गए तो हमने वहाँ कई बड़े बड़े डैम भी देखे, लेकिन छोटे डैम भी हमने देखे। आप छोटे डैम बनाएं। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ छोटे डैम बन सकते हैं। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये हुई कि अगर आपको महकमा मौसमियात वालों ने मई में बता दिया था, जैसे उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा, तो फिर फौरी तौर पर इकदामात होने चाहिए थे कि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों को महफूज कैसे करना है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मुँह हुमा होता क्या है, मैं तो बहुत ज़माने से, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ सैलाब को कवर करते करते। होता ये है कि इधर से सैलाब आ रहा होता है, लोग मर रहे होते हैं, लोग बेघर हो रहे होते हैं, और उधर टेंडर दिए जा रहे होते हैं जी हमें खैमे चाहिए। भाई ये खैमे आप पहले नहीं मंगवा सकते, आप पहले इंतजाम नहीं कर सकते। आपको पहले नहीं पता कि भाई इतना सैलाब आना है, इतने इलाके जो हैं वो मुतासर होना है, इतने लोगों ने मुतासर होना है, उनको खाने का इंतज़ाम करना है, उनके रहने का इंतज़ाम करना है, उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम करना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। फिर सबसे ज़्यादा इसमें सैलाब के इस सारे जो मसाइल में शिकार हो वो ख़वातीन होती हैं। ख़वातीन के सेहत के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वो आपको पहले देखना चाहिए। और ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अचानक सैलाब आता है, हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल यही होता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन इकदाम नहीं किए जाते। अब्दुल गनी काकर, जिस तरह से अभी सजात तरीन साहब ने बात मेंशन की कि महकमा मौसमियात वाले ये कह रहे हैं कि हमने मई में अलर्ट दे दिया था कि इस बार सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो सकती है, फिर आपने बताया कि अंडर प्रोसेस थे तमाम तर हुकूमती इकदामात, क्या वो मई से शुरू नहीं किए गए? अंडर प्रोसेस क्यों थे, पहले क्यों नहीं ख़त्म हुए? ज़रा इस हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तलात हैं तो शेयर कीजिएगा। देखें, इसमें सबसे बुनियादी जो मसला इस वक्त सामने आया है, ख़ासकर बलूचिस्तान की हद तक, यहाँ पे हुकूमती जो महकमे हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन सामने आई है। उसकी एक वजह यह बताई जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जो मुतलका महकमे हैं उनको हिदायत तो जारी की गई थी, लेकिन उनकी जानिब से वो जो इंतज़ामात किए जाने थे वो इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उनको उस वक्त फ़ंड्स मुहैया नहीं किए गए थे। अब फ़ंड्स कौन मुहैया करेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये तो यकीनन वाज़ेह है पहले ही। और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पिछले दिनों एक इजलास में यहाँ पे बाकायदा ये ताकीद की थी कि महकमा इरिगेशन के जो चीफ इंजीनियर हैं वो इस सूरत हाल को देखें कि यहाँ पे जो डैम्स हैं उनकी सूरत हाल किस तरह बनती है, और जो भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी वो उसको फ़ौरन यकीनी बनाएं और अपने दफ्तर में मौजूद रहें। उनको ये बाकायदा बताया गया था, लेकिन बाद में सूरत हाल ये सामने आई कि यही चीफ इंजीनियर जो थे ये अपने दफ्तर में मौजूद होने के बजाय ये कोयटा में पाए गए, तो उनके खिलाफ फिर बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में आई। फिर इसी तरह से कबल जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बलूचिस्तान में यहाँ पे फंड्स में जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे उनके इस्तेमाल में गफलत सामने आई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो डैम्स बनाए गए थे पिछले साल में जब वो टूट गए थे, जिसके खिलाफ फिर यहाँ पे इंक्वायरी भी बाकायदा हुई थी। उस इंक्वायरी में भी जो निगलिजेंस सामने आई थी, उस निगलिजेंस के जिम्मेदार जो अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जी, ये मुस्तनद इतलात है। हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा इस हवाले से यहाँ पे मीडिया को ब्रीफ किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो जिन अफसरान ने गफलत का मुजाहरा किया है उनके खिलाफ तादीबी बाकायदा कार्रवाई की गई है। तो ये यकीनन उन कार्रवाइयों का एक तसलसल है जो कि हुकूमत कर रही है, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं बनाई जाती हुकूमत के इन महकमों के दरमियान तो सूरत हाल यकीनन इसी तरह रहेगी। और PDMA की जानिब से तो बाकायदा यकीनन ये बताया गया था कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल, उसके तनाजुर में गैर मामूली इंतजाम के लिए
यहाँ पे प्लान बनाया जाएगा और इकदाम किए जाएंगे। लेकिन फिर वही मामला सामने आए कि जब बारिश हुई और मुसलसल ये बारिश जारी रही तो इन बारिशों के दौरान जो सैलाब की सूरत हाल बनी मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे लोग इमदाद के लिए तड़प रहे थे लेकिन इमदाद लोगों को नहीं मिल रही थी। कई इलाके इस वक्त ऐसे भी हैं बलूचिस्तान के ऑप्शंस मौजूद हैं, इन पर काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। फरूक भट्टी साहब, 2 इश्यूज अभी रेस किए हैं अब्दुल गनी काकड़ ने कि फंड्स की कमी और जो फंड्स मुहैया किए गए उनकी खुर्द-बुर्द। सर कैसे देख रहे हैं इन दोनों मसाइल को? देखिए, बलूचिस्तान जो है वो या तो जो है वो हमारे हुक्मरानों या अशराफिया के दरमियान जो है वो कोई उसको बड़ा वो समझते नहीं इशू, जबकि सबसे ज़्यादा महरूमियाँ बलूचिस्तान में हैं। और जो फंड्स में खुर्द-बुर्द की बात है तो वो तो आपने माजी में भी देखा होगा कि किस तरह जो है वहाँ पर जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो है वो एक सेक्रेटरी से पकड़े गए और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो मामलात हैं फंड्स की खुर्द-बुर्द को एक तरफ आप रहने दें, वो तो बिल्कुल पूरे बलूचिस्तान के यही हाल है। जहाँ तक सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं इनमें। ये नहीं, मई का अलर्ट जारी हुआ है तो उस पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और उसमें जो है ये सारे मामलात जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह हैं कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं सीखा, माजी से कुछ नहीं सीखा। यानी उस वक़्त जब एक दफ़ा ज़लज़ला आया तो आपको पता होगा कि जहाँ कश्मीर मुतासर हो रहा था वहाँ शौकत अजीज़ थे उस वक़्त वज़ीर आज़म, तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मारगला के चक्कर लगा रहे थे, मारगला अपना इधर टावर के। तो उनको उनके पास उस वक़्त जो है वो सीडी एक क्रेनें ढूंढ रही थी कि जी उनके पास वो नहीं थी कि मलबा उठाने के लिए। ये हालत है कि आगामी सूरत हाल, जी अब अभी इतने साल गुजरने के बावजूद भी NDM जो है कि जी इतने लोगों को हमने रिलीफ दे दी, इतनों को हमने ये कर दिया। ये NDM की भी जिम्मेदारी है कि भाई रिलीफ आप उस वक़्त गिनते हैं। एक से मैंने कहा भाई साहब आप मेहरबानी करें, उनको समझाएं, जो आपके बड़े हैं उनको बताएं कि जनाब देखें जब सैलाब के बाद आप 8 महीने बाद फिगर्स दे रहे होते हैं कि हमने इतने लोगों को, जी अब कौन सा ऐसा पैमाना है कि कोई जाके देखे कि लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हुए हैं या कागजात में सारा कुछ हुआ है। ये जो घपलों की बात कर रहे हैं ना, अभी ये मजीद और आएंगे। ये जो कंबल, ये जो इमदाद के नाम पर पैसे आएंगे, वो बंदर बांट जो है वो हो जाएगी। तो इसमें जो बेसिक जिम्मेदारी बड़ा कसूर है, जी बिल्कुल, इसमें जो सिस्टम के हवाले से ये बड़ा सिंपल और साफ सा मैकेनिज्म है कि जो डिप्टी कमिश्नर, जो असिस्टेंट कमिश्नर, जो ज़िले इंतज़ामिया जो है उनके ज़िम्मे ये चीज़ लगाई है कि भाई आपकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को करें। मुझे सिर्फ ये बता दें बड़े अदब के साथ, जनाब वज़ीर आज़म से मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि क्या वो ये बता सकते हैं कि NDM ने कभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जहाँ सैलाब गुजर रहा है, जहाँ सैलाब आ रहा है, उनके साथ को मीटिंग्स की हो एडवांस में? कोई एक मीटिंग का मुझे हवाला बता दें कि जी NDM ने ये मीटिंग की है कि जनाब इतना बड़ा सैलाबी सूरत हाल बनने जा रही है तो हमने इससे किस तरह निबर्द आज़मा होना है। और यही सूरत हाल जो है ये ओवरऑल सर, ये वही बात है ना कि पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें आती है कि लोगों ने कैसे अपना बचाव करना है। अगर अपनी मदद आपके तहत भी स्ट्रैटेजी अपनानी है तो फिर उसका दायरा का क्या होना चाहिए, उसका लायमल क्या होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी सुनने में या देखने में। और इसमें एक चीज़ का मैं और इजाफा कर दूं कि जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि वहाँ पे देखिए जी एडवांस बता दिया गया, चीज़ें जो है वो पूरी तरह जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये इम्प्लीमेंट होने के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये समझें कि ये मुस्तकिल आपके साथ ये मसला रहेगा। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से आने वाले दिनों में अगर कोई मुअस्सर हिकमत अमली ना अपनाई गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका खमियाजा जो है वो गरीब लोग भुगतेंगे। जो सैलाब मुल्क में मौजूद तमाम अफराद को भुगतना, तमाम अफराद को किसी खास इज़्ला को या किसी खास इलाके को या किसी एक सैलाब जब आता है वो थोड़ी देख के आता है कि उसने किस तरफ रुख मोड़ना है। उसमें सिंध भी आएगा, बलूचिस्तान भी आएगा, पंजाब भी आएगा, अपना KP भी आएगा, सारे लोग आएंगे। तो ये एक कौमी मसला है और इस कौमी मसले को निपटने के लिए, और इसमें मैं तजवीज़ भी दूंगा कि कम अज़ कम सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कोई एक मुश्तरका जो है वो एक कंसेंसस कमेटी टाइप जो है वो बुलाई जाए पार्लियामेंट हर साल का, जी हर साल का पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे बाकायदा मुस्तकिल तरह की। और ये डैम्स की बात की है मेरे भाई सजाद तरीन ने, तो डैम्स के हवाले से मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपके पास सैलाबी डैम है वो नहीं है,
यानी इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो कोई पैसा नहीं आना। यानी सैलाब के दौरान जो पानी आ रहा है वो पानी समंदर में जाने की बजाय जो जाया हो जाता है उसको हम इकट्ठा कर सकते बिल्कुल हैं, स्टोर कर उसमें सकते हैं। स्टोर फिर सर, कर उसके सकते लिए तो फिर हैं, और उसमें बात बड़े है ना लेवल कि पर उससे जो है हमारे वो बड़े मसाइल भी हल हो जाएंगे, जी। वो होने नहीं देने। सजाद तरीन साहब, सर कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान में सूरत हाल नहीं है, सिंध में भी और पंजाब में भी, यहाँ भी हाई अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया, मुतासिर कर दिया किसी हद तक। सर, अब आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है, और क्या पंजाब और सिंध में भी अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान लेवल की सूरत हाल होती है तो वहाँ भी हुकूमती इकदामात इतनी स्लो नज़र आएंगे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहले तो मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि सैलाब जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है। सैलाब बिल्कुल देखता है, और जो सैलाब के इकदाम करने वाले लोग होते हैं वो गरीबों की तरफ पानी का रुख मोड़ते हैं, गरीबों की बस्तियों की तरफ मोड़ते हैं, गरीबों की ज़मीनों की तरफ मोड़ते हैं, अमीर जागीरदार वडेरों की तरफ नहीं मोड़ते। ये माजी में भी हुआ है, हर दफ़ा हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये माजी में भी हुआ है कि जनाब बड़े बड़े जागीरदार जो सिंध के थे, पंजाब के थे, उनकी ज़मीनों की तरफ रुख नहीं मोड़ा गया, गरीबों की बस्तियों की तरफ रुख मोड़ दिया गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात हुआ यह है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, इनमें कैपेसिटी नहीं है। एक कैपेसिटी होती है ना, चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, चीज़ों को आप रोकते हैं, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। और जब कैपेसिटी ना हो तो फिर यही हर साल यही सूरत हाल बनती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो हमारी जो सिविल इंतज़ामिया हैं, इसमें कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये हर दफ़ा, अभी आप देखिएगा कि हम अपने फ़ौजी इदारों को बुलाएंगे और उनको कहेंगे अभी अपने वो लेके आएँ, वो सारे अपना साजो सामान लेके आएंगे, लोगों को निकालेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे, तो फिर ये सिविल जो इतने इदारे हमने बनाए हैं वो किस लिए बनाए हुए हैं? ये सारे बाबू एयर कंडीशनों में बैठने के लिए बनाए गए हैं। जैसे अभी कोयटे वाले हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि जनाब उनको कहा गया आप दफ्तर में बैठे, वो दफ्तर में नहीं होते। ये प्रॉब्लम है कि ये जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे काम लेना और उनमें ये कैपेसिटी पैदा करना। बन रही तो फिर कोई और लाएमल तय कर लिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही होगा। अगर ये इस तरह नहीं हो सकेगा तो फिर यकीनन कोई और लायामल बनेगा, और वो हो सकता है कि वो कहीं बन भी रहा हो। अच्छा। फिर क्या ज़रूरत है हमें? आप बताएं, ये जो इतनी फ़ौज, जफ़र मौज एक डीसी के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, और मतलब अमला होता है, वो किस लिए हमने रखा हुआ है? अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इनको रखने की? आप मुझे बताएं। और फिर आगे क्या होगा? एक और मैं आपको बता दूं, इस सैलाब में फिर मुतासरीन के लिए सामान खरीदा जाएगा, उनको देने के लिए उसमें बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन होगी, और वो सामान फिर अपने अपने लोगों में बांटा जाएगा। और मैंने तकरीबन हर साल ये बात रिपोर्ट भी की है, देखा भी है, वो जो मुतासरीन को सामान मिलता है उसमें से कुछ लोग इतना सामान वसूल कर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा वो सामान अक्सर मार्केटों में बिक रहा होता है, लोग उनको बेच रहे होते हैं। ये एक करप्शन का, मैं समझता हूँ, सिलसिला बन गया है, एक करप्शन का रास्ता बन गया है कि सैलाब आएगा इसीलिए इकदाम नहीं होते कि लोगों ने पैसे कमाने होते हैं, बासर लोग इसमें से माल बना के निकल जाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और एक जानिब हम कुदरती आफात से कैसे निमट सकते हैं इस पर गौर कर रहे हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, उसके हवाले से स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा सकती है, हुकूमती इकदामात किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं, उन पॉलिसीज़ पर भी गौर किया जाए जो पहले डेवलप तो की गई हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर गौर है, और किस तरह से इस इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी सूरत हाल से आगे बनाया जा सकता है, इस पर भी गौर करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इकदामात किए जा सकते हैं, हुकूमती इकदामात में तेज़ी और शफाफियत कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस पर सजेशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से। और इसके साथ साथ जहां हम मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली एक ग्लोबल इशू है। पाकिस्तान में जब ये डिस्कशन होती है, मौसमियाती तब्दीली को हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो फिर ये भी कहा जाता है कि आलमी कार्बन अखराज में 1% पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कसूरवार उसको ज़्यादा ठहराया जाता है, जिम्मेदार ज़्यादा ठहराया जाता है। इसके पीछे क्या अनासिर है और क्या सफारती सतह पे इसके लिए कोई इकदामात किए जा सकते हैं या नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। सजाद तरीन साहब, सर आपसे चाहूँगी कि आप कंटिन्यू करें जो बात भट्टी साहब कर रहे हैं। सर देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो तो पूरी दुनिया में आ रही हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें, लेकिन ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इस पर पहले भी बात हुई है, इस पर हमें करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा पे ये इशू पहले भी हम लेके गए हैं, अभी भी हमें लेके जाना चाहिए। अगले महीने जो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होगा, जनरल असम्बली का इजलास होगा, वहाँ मेरे ख्याल हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इस दफ़ा नहीं जा रहे,
तो हमारे अगर वज़ीर ख़ारजा जाएं तो इसको मेन इशू के तौर पर वहाँ उनसे बात की जाए कि हमारे साथ ये जो हो रहा है, दुनिया जो है, देखें ये कोई बात नहीं है कि हर दफ़ा सैलाब आए तो चलो हम कहें जी दुनिया में जो है ना वो कोई इमदाद करे, कोई पैसे दें, कोई हमारे मसाइल हल करें, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि हमने खुद भी तो कोई इकदाम करने हैं ना। दुनिया देखें, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों से शिकायत कर सकते हैं, देख सकें हम इकदाम करेंगे या नहीं देखें, हमें इकदाम करने पड़ेंगे। अगर हम इकदाम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनको बहुत मसाइल आगे सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें इसमें ये देखना है कि हमें इस पानी को महफूज कैसे बनाना है। जो इकदाम हम अपने तौर पर कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। जो हम दुनिया से हेल्प ले सकते हैं उस पर हमें अक़वाम मुत्तहिदा में बात करनी चाहिए। आपको याद होगा जब पिछली दफ़ा जब सैलाब आया था तो अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ सेक्रेटरी जनरल आए थे और वो उनकी आंखों में आंसू निकल आए जब उन्होंने वो देखा लोगों को और लोगों के हालात जब देखे। तो हर साल हमारे साथ ये होना को हमारे नसीबों में तो नहीं लिखा हुआ ना कि हर साल पानी आए और हम आंखें बंद कर लें। और जब एक चीज पता चल गई कि अब तो ये होना है, इससे निपटना है, हमें खुद भी ये देखना चाहिए, दरियाओं के रास्ते किसने बंद किए। आबादी बढ़ रही है, सोसाइटी में बढ़ रही हैं और मकान बनाए जा रहे हैं, जो पानी का निकास का रास्ता है उसको रोका जा रहा है। हमें हर साल इस पर बात की जाती है, हर साल हम भी इस बात पे बात करते हैं। जो पानी के निकास है उसको देखना चाहिए, डैम बनाने चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे इतनी बड़ी तबाही ना हो। क्योंकि कुछ लोग हमारे मुल्क में जब भी सैलाब आता है तो उनका माल पानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि चलें ये सिलसिला चलता रहे। अब देखें दो तरफ मसाइल हैं। ये एक तो ये सैलाब का मसला है, जब गर्मी आती है तो आप देखें उस वक्त हीट वेव कितनी होती है, उसमें परेशानी होती है। फिर हमें ये देखना है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो गर्मी की वजह से वो पिघल रहे हैं, उनका पानी का भी प्रेशर आता है। इधर बारिशों का पानी है, ठीक है जी, इधर हमारे पड़ोस से पानी छोड़ दिया जाता है। तो हमें इस पे बैठकर बात करनी चाहिए, पड़ोसियों से भी बात करनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके अपना मुकदमा मुअस्सर अंदाज में पेश करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हर साल हमारे साथ ये उनकी वजह से हो रहा है, ये दुनिया की तरक्की का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। तो हमें इस पर बात उठानी चाहिए। हम बात उठाएंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे, लेकिन हमें खुद भी कुछ करना है। हमें खुद भी ये नहीं करना कि दरियाओं के ऊपर फार्म हाउसेस बना दिए जाएं, मुश्किलात में तो हमें इमदाद दे दी जाए, फिर हमारे आप दरियाओं के ऊपर फार्म हाउसेस बना लें, हाउसिंग सोसाइटियां बना लें, निकासी पानी का जो निकासी के रास्ते हैं उन पर जो है आप घर बना लें। आपको याद होगा इस्लामाबाद में E11 का जो इलाका है वो चंद साल पहले डूब गया था, लोगों के बेसमेंट तबाह हो गए थे। इसीलिए कि CDA ने वो जो नाले पर जो जगह थी, जो नाले की जगह थी, वो भी प्लाट अलाट करके बेच दिए थे। तो ये जो चीजें हैं ये एक शहर की मिसाल है, ये पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो ये पूरे मुल्क में बैठ के सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, चारों चीफ मिनिस्टर को बुला के ये देखना चाहिए। सखर में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, ये क्या मतलब बलूचिस्तान में उस तरह आबादी नहीं है जिस तरह सिंध में आबादी है। बलूचिस्तान में आबादी कम है लेकिन तबाही बहुत है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ये सिचुएशन वर्स्ट होती चली जा रही है। अब्दुल गनी काकर, PDMA के तर्जुमान की जानिब से क्या बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई बयान सामने आया है? क्या स्ट्रेटजी अब अपनाई जाएगी? क्योंकि जो कंडीशन पहले थी उस पर तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी कि वो अनएक्सपेक्टेड था। अब जो सूरत हाल आइंदा 48 घंटों में पेश नज़र है उसको किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे या फिर उससे निमटने के लिए क्या पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं? क्या कोई बयान सामने आया इस हवाले से? देखिए, इसमें दो बयानात सामने आए हैं। एक तो सूबाई हुकूमत का है जिसमें यह बताया गया है कि बलूचिस्तान में ये जो मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और मज़ीद भी जिन मुख्तलिफ इलाकों में ये इतलात हैं कि वहाँ पे मज़ीद ये बारिशें होंगी, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये ताकीद की गई है कि वो कोऑर्डिनेट करे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, उनके साथ उनके जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज़ किए जाएँ ताकि कबल अज़ वक्त ऐसी सूरत हाल बनाई जाए ताकि लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो बर वक्त रिलीफ मुहैया किया जा सके। इसी तरह फिर PDMA ने यह बताया है कि जो शहरी हैं इन इलाकों में जो कि ख़ासकर इस वक्त सैलाबी रेलें जहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा सामने आई है, वहाँ पे लोगों को ये बताया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इन शाहराहों पर गुरेज करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग फंस जाते हैं। कल चमन के इलाके में एक नवाई इलाका है किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे इसी तरह कुछ फैमिली के लोग थे वो गाड़ियों में फंस गए थे, जिनको फिर वहाँ पे मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने रेस्क्यू किया। तो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम तो किए जा रहे हैं। अगर ये इकदाम बेहतर बनाए जाएँ और इस ज़मीन में जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर भी इकदाम किए जाएँ तो यकीनन ये मामला बेहतर हो सकते हैं। अब जिस तरह से ज़ायरीन की मुश्किलात का हम तस्करा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी क्या हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास
स्ट्रेटेजी अपनाए जाने का इम्कान है? क्योंकि नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो काफ़ी अलर्ट होगा, टाइम भी अरबईन का वक्त है, ऐसे में ज़ायरीन की आमदोरफ्त का सिलसिला भी तेज़ होगा, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्सपेक्टेड हैं? देखें, ज़ायरीन के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत तो अपने हद तक जो इकदाम हैं वो तो यकीनन कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने ये बताया है कि इस बार हुकूमत बलूचिस्तान को ये खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की गई है कि जो ज़ायरीन है, चूँकि इस बार उनकी तादाद यहाँ पे जो तफ्तान, इसी तरह रमदान बॉर्डर जो है वहाँ पे जिस तरह वो फंस गए थे बड़े पैमाने पर एहतजाज की वजह से, ये शाराएँ चूँकि बंद थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ख़ासकर पाकिस्तान हाउस वहाँ पे जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है अर्जी तौर पर, फिर कारवान की शक्ल में जिस तरह लोगों को लेके आया जाता है, तो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए यकीनन उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि हर मुमकिन जो इकदाम है वो किए जाएंगे ताकि ज़ायरीन को मौसर और बेहतर सिक्योरिटी के तहत कोयटा मुंतकिल किया जाए और फिर यहाँ से उनको उनके जो आबाई इलाके हैं वो रवाना किया जा सके। ठीक हो गया। फ़ारूक भट्टी साहब, आपकी जो बात रह गई थी सर, आप वो मुकम्मल करें, फिर हम नेक्स्ट सोल्यूशंस की जानिब जाते हैं। जी, मैं ये बात कर रहा था कि बुनियादी तौर पर जो है वो हमें इंटरनेशनली जो है वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। उसमें दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो इमदाद नहीं चाहिए, सही। हमें आपकी चाहिए टेक्निकल सपोर्ट, हमें चाहिए कि जी किस तरह जो है वो हमने खुद सेल्फ बुनियादों के ऊपर जो है। सर ये बात तो तब हम आगे पोर्ट्रे कर सकते हैं ना जब हम खुद अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन पैदा करेंगे कि हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, हमने टेक्निकल एफर्ट बिल्कुल उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा कौमी इशू है, और इस इशू के ऊपर अगर हुकूमत जो है वो नहीं बैठती, और जिस तरह सजाद तरीन ने बड़ी माकूल तजवीज़ दी है कि इसमें चारों वज़राए आला जो है उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि जनाब हमने ये कौमी मसला है, हमने इसको किस तरह लेकर आगे चलना है, और इसमें वज़ीर आज़म जो है वो उनको चाहिए कि वो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मदूद करें। और जिस तरह उनके बारे में वो कहा जाता था कि पंजाब में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ी ग्रिप है, तो वो अभी तक वफाक में उस तरह जो है हमारे सामने, चाहे पीडीएम में हो, एनडीएम में हो, जब इनके कारकुनान भी अगर एक्टिव नहीं है तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है, उनको एक्टिव कराना, उनको बावर कराना ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। और यहाँ में जो सलाब मुतासरीन हैं उनके हवाले से जो है वो एक बात ज़रूर जो है वो शेयर करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारा जो बलूचिस्तान के पसमानदा देहातों से और इलाकों से बेचारे सलाब में फंसे हुए लोग थे, वो प्रॉपर जो है उनकी इंटरनेट तक एक्सेस नहीं थी। तो इंटरनेट के एक्सेस ना होने की वजह से जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो होने थे पेपर्स, ऑनलाइन जो उनका अप्लाई करने का वक्त था वो ख़त्म हो गया, और उसमें जो है वो वॉल्स के हवाले से या नेट इशू भी था। तो कम अज़ कम जो 1-2 दिन एक्सटेंड करने से कोई कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि जो गरीब हकदार हो उसका ये हक हो। तो ये एक छोटे छोटे बज़ाहिर चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसमें हल किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इख्तियार नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अपनानी। इवन देन मैं एक और तजवीज़ देता हूँ कि आप अपनी पार्टियां अपने पास रखें। आप जो है वो जो है वो पाक फौज के शाना बिशाना, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने इस वक्त सरबराहान हैं, जितने इस वक्त उनको चलाने वाले हैं, मैं उन सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर सलाब की जो सूरत हाल है कम से कम एक पॉइंट एजेंडे पे तो इकट्ठे हो जाए, इस पे तो इकट्ठे हो जाए। बड़ी अच्छी सजेशन आपकी जानिब से आई है। मैं सजाद तरीन साहब से कहूँगी कि वो भी कमेंट करें कि सर कुदरती मसाइल की जहाँ हम बात करें, कुदरती आफात की बात करें, कौमी मसला बन चुका है। इस कौमी मसले के लिए कौमी विजन इख्तियार करना, कौमी पॉलिसी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत के लोग करने की कोशिश तो करते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन दरमियान में उनके अपने मफादात और अपने मसाइल आ जाते हैं, फिर अपने हलके आ जाते हैं, फिर अपने ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो सकती। देखें, कोई कौम ऐसी होती है जिस कौम को मतलब 1 या 2 दफ़ा कोई सैलाब आया हो, कुदरती आफत सैलाब की शक्ल में आई हो, तो बंदा कहता है यार इनको तजर्बा नहीं है। बाबा हमारी तो उम्र गुजर गई है देखते हुए, हमारी तो उम्र गुजर चुकी है, ठीक है ना। तो अभी तक हमारा इस हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली न बनाना या बेहतर हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल दरामद ना करा सकना, ये हमारी नाकामी है। इस नाकामी को देखें, मैं नहीं समझता, मैं हमेशा
उम्मीद रहता हूँ और मैं जो है ना उम्मीदों की दुनिया में रहने वाला आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पीछे जो हो गया वो तो हो गया, उस पर तो हमने बहुत बात कर ली। अब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो नुकसान रोका जा सकता है वो तो रोका जाए ना। जो मतलब हो गया वो तो अब चलो जो हो रही गया। है सिचुएशन, जो इसको कैसे उस- बेहतर उसको बनाएं या आने सूरत- वाले साल के लिए हम क्या एफर्ट कर सकते हैं? आने वाले साल के लिए भी, और अभी जो अभी आना है सैलाब, अभी बारिशें और आनी बिल्कुल है, अभी ऐसा ही उन्होंने है, अभी बताया तो कि और 26 तक बारिशें तो आनी ये हैं। बहुत तो कंटिन्यूटी जाएगी। ये जो अभी जो मसाइल आने हैं, इन मसाइल से कैसे हमने जो है निकलना है, कौम को और बच्चों को और खवातीन को कैसे बचाना है, इस पर मैं समझता हूँ जंगी बुनियादों पर हिकमत अमली बना सर, के बड़ी अमल प्यारी दरामद बात होना आपने की चाहिए। है कि इन तमाम तर मसाइल पर जंगी बुनियादों के तौर पर ही मसाइल का हल निकालना चाहिए, पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए और फिर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह की निगहबान।